हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम इस चैप्टर का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की पहली वीडियोस में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th पार्ट की वीडियो में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स हैं डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड वो स्टडी किए थे। बस थोड़ा सा रह गया जो हम इस पार्ट की वीडियो में यानी कि 5th पार्ट की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम या किसी एलिमेंट के आयन में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या है? वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। यानी कि मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है to remove an electron completely from an isolated gaseous atom or ion of an element। एनर्जी है तो ऑब्वियसली इसको हम किलो जाउल्स पर मोल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये इसकी यूनिट होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो हमारे पास सिल्वर का एटम है, ठीक है, गैसियस एटम ऑफ सिल्वर। मिनिमम अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इसको अगर मिलेगी तभी ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होगा, यानी कि ये कटायन बनेगा, ठीक है ना। तो ये कटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? देखो, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाए ताकि वो जो न्यूट्रल गैसियस एटम है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या एनायन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या है? किलो जाउल पर मोल। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल गिवन है, एक क्लोरीन का गैसियस एटम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा और क्लोरीन का एनायन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये जो है दोनों कंसेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ एप्लीकेबल होंगे? देखो, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कटाइंस बनाती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो अनाइंस बनाती हैं। तो अब यहाँ पर देखो, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो कि एनायन बना रहा है, ठीक है ना। तो एनायन बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी और अगर कटायन बनना है तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में कटायन एंड एनायन फॉर्मेशन इसमें एप्लीकेबल होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल के केसेस में। नेक्स्ट टर्म इज कि ऑक्साइड क्या होते हैं, व्हाट आर ऑक्साइड्स? देखो, कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करे तो उसको हम उसका ऑक्साइड ही कहेंगे, ठीक है ना। एन ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम एंड वन अदर एलिमेंट इन इट्स केमिकल फॉर्मूला। सो देखा जाए तो ऑक्साइड जो है ना वो डाई एनाइन ऑफ ऑक्सीजन होता है। देखो, ऑक्सीजन जो है ये O2 नेगेटिव एनाइन बनाता है और अगर ये मेटल्स के साथ यानी कि मेटल एलिमेंट के साथ कंबाइन करे तो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। मेटल्स जो है वो कटाइंस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एनाइनिक है। सो इस तरह से कटाइन एंड एनाइन जो है वो कंबाइन करते हैं और ऑक्साइड्स बनते हैं। और ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल दें कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं। और हमने ये भी देखना है अब कि पीरियोडिक टेबल में ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका क्या पीरियोडिक ट्रेंड है डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है या कौन सा ट्रेंड फॉलो करती है। ऑक्साइड्स की पहले टाइप्स कर लेते हैं। ऑक्साइड्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी भी डिटेलिंग देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड
जो कि जब भी पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिड देते हैं। सो एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड, उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देखे थे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड स्टडी किया था। तो जितना भी कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बनाएगा। सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम द मोर एसिडिक द ऑक्साइड। दूसरी जो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं दोज आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। अब ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि जब भी पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो बेस देंगे, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करके एसिड देते हैं, बेसिक ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करके बेस देते हैं। और ज़्यादातर जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। और जो भी एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनेगा। सो फ़र्क देखो बिल्कुल ही क्लियर है, क्योंकि देखो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये नॉन मेटल्स ने बनाना है और नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उतना ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है। और ये अगर बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो ये बनाते हैं मेटल्स के साथ ऑक्साइड। सो मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं और मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई मेटल होगी उतना ही उसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा। बहुत इजी है ये तो कंसेप्ट, है ना। अच्छा, थर्ड कैटेगरी कौन सी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट्स केमिकली बोथ एज एसिड एंड बेस, यानी कि अगर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के आ जाएंगे बिहेवियर्स तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देंगे। एक नज़र ज़रा का पीरियोडिक टेबल पे भी मार लेते हैं। अब ऑक्साइड्स का देखो ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या है, मेटल्स है, और इसकी ये जो राइट साइड है यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स है। जो है मेटल्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जो है नॉन मेटल्स ये होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे, जबकि राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप भी बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इसलिए डाउन द ग्रुप जो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो भी बढ़ेगा। सो कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड बेसिक से फिर ये एसिडिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है ट्रेंड। इस साइड पर आगे बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पर आगे जी एसिडिक ऑक्साइड्स। बीच में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। अब वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये वाले जो हैं ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी कि ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, है ना, ये सारे जो हैं ये क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली ये वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी की हैं इस चैप्टर की, और हमने ये देखा है कि इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाउन द ग्रुप सेम रहते हैं, जबकि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज करता है। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। एटॉमिक साइज जो है ये डाउन द ग्रुप जो है बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं डाउन द ग्रुप। लेकिन अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल जो है वो बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ टाइटली खींचे जाते हैं, इसलिए साइज कम होता चला जाता है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है एलिमेंट्स का वो बढ़ता है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक करैक्टर कम होता है।
मेटल्स के बाद फिर आ जाती हैं मेटलॉइड्स अक्रॉस द पीरियड, और मेटलॉइड्स के बाद फिर आ जाती हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियड। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो भी जो है डाउन द ग्रुप बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का जो पुल है वो कम होता चला जाता है, यानी कि ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं रहता, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाता है। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है डाउन द ग्रुप, जबकि घटती है अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती थी वहाँ पर गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। अब आ गया जी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी वीडियो के बिगिनिंग में हमने दो तरह की एनर्जीज की थी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और डाउन द ग्रुप क्या है? ये कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, कोई इतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, इसलिए कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है। जबकि अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है? देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली उलट हो गया, डिक्रीज करेगी। लेकिन अक्रॉस द पीरियड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, इसीलिए नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं जबकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और आज जो हमने स्टडी किया है ऑक्साइड्स का बिहेवियर, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाता है तो वो क्या पीरियोडिक ट्रेंड शो करते हैं? डाउन द ग्रुप जो बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स है वो बढ़ता है, जबकि अक्रॉस द पीरियड जो एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स जो है ये इंक्रीज होता है। तो ये सारी समरी हो गई है अब इस चैप्टर की। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो जैसे अभी हमने समरी की है डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। कोई भी यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी दी हो और उसका ट्रेंड पूछा हो डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड, जैसे एटॉमिक साइज का ही हो गया। हमें पता ही है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, जबकि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है। इसी तरह से कोई और पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है कि मेटालिक करैक्टर पूछ लिया या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो जैसे ये मेटालिक करैक्टर है, डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा, अक्रॉस द पीरियड कम होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, डाउन द ग्रुप सेम रहते हैं, जबकि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अभी हमने किया है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? बेसिक नेचर बढ़ता है, जबकि अक्रॉस द पीरियड एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी अभी हमने की है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये डाउन द ग्रुप जो है वो कम होगी। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, डाउन द ग्रुप में क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, जबकि अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो पीरियोडिसिटी के ट्रेंड के ऊपर पूछे जा सकते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, जैसे कि एन एलिमेंट X हैज़ एटॉमिक नंबर 9 एंड एन एलिमेंट Y हैज़ एटॉमिक नंबर 17। तो कोई भी दो एलिमेंट आपको दिए हों, साथ में एटॉमिक नंबर दिया हो और उसमें से बेस्ड कुछ चीज़ें पूछी हों, जैसे इन विच पीरियड ईच विल बी प्लेस्ड, विच वन ऑफ देम विल हैव लार्ज एटॉमिक रेडियस। अच्छा पहले ये देखते हैं, इन विच पीरियड ईच विल बी प्लेस्ड। तो हम क्या करेंगे, पीरियड देखने के लिए हमें नंबर ऑफ शेल्स देखने पड़ेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एटॉमिक नंबर 9 क्या है? 27। वाई का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 287। अब एक्स के 2 शेल हैं तो ये दूसरे पीरियड में आएगा, और वाई में 3 शेल आ रहे हैं, ये तीसरे पीरियड में आएगा, ठीक है। एक्स इज प्लेस्ड इन पीरियड 2, वाई इज प्लेस्ड इन पीरियड 3। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है?
विच वन ऑफ देम विल हैव लार्ज एटॉमिक रेडियस एंड वाई। देखो जिसके नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है उसका साइज भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वाई का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होएगा बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ शेल्स। नेक्स्ट क्या है जी क्वेश्चन, वुड दे बी केमिकली सिमिलर, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। अब उसमें ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मेजर रोल होता है। अब दोनों के पास वैलेंस शेल में साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स केमिकली ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखोगे अगर तो सारा समझ में आ जाएगा अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। एक ना गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते होते हैं, जैसे अभी हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स किए हैं जी, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है कम होता है जो भी है, इनके रीजंस देने हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, आपने उसको जस्टिफाई करना है गिविंग रीजंस। जैसे जी मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है बता दिया इन्होंने भी ये है, बताओ क्यों है, रीज़न क्या है। भाई मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं इसलिए कैटायंस बनाती हैं। फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन क्लोरीन एटम, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। डाउन द ग्रुप क्लोरीन बाद में आती है, क्लोरीन के पास ज़्यादा शेल्स हैं। कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन कॉरस्पॉन्डिंग एटम, इसका क्या रीज़न है। देखो कैटायंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बनते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, अगर उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसने एक लूज कर दिया, अब वो तो शेल ही खत्म हो गया, नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए, इसलिए अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से उसका साइज जो है वो छोटा होना ही है कैटायन का। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इसका क्या रीज़न है, बहुत बारी हम कर चुके हैं डिस्कस इस चैप्टर की वीडियोस में कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, क्यों एटॉमिक साइज कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर पुल है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ता है। तो न्यूक्लियस जो है वो बड़ा टाइटली होल्ड करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए एटॉमिक साइज कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, तो ये भी ट्रेंड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें भी जो न्यूक्लियर पुल का बढ़ना वो भी मेजर रोल प्ले करता है ना। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं तो जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होती हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती हैं। और पीरियड के राइट साइड पर नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। तो चीज़ें आपको पहले ही पता है, सिर्फ आपने रीज़न बताना है कि ऐसे क्यों है। एक इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, जैसे आपको एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएं, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स, ये गिवन एलिमेंट्स आपने ये आंसर देने हैं। तो जैसे ये लिस्ट है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड एल्यूमिनियम, इसमें से आपने बताना है विच ऑफ दीज फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड। पहले तो ये देखो भी ये जितने एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इनको हम सिस्टमेटिकली पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में ये एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18, ठीक है। तो इस ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। पूछा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखो ये जो बेसिसिटी है या बेसिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है लेकिन अक्रॉस द पीरियड कम होता है, ये यहाँ पर पीरियड है, ठीक है ना। इट मीन्स ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड है वहाँ पर बेसिक होंगे ऑक्साइड, और जो राइट साइड ऑफ पीरियड है यानी कि ये क्लोरीन साइड है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड किसका होगा, सोडियम का होगा, ठीक है जी। विच ऑफ दीज हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284, 284 यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 14 एटॉमिक नंबर किसका है, सिलिकॉन का, इट मीन्स सिलिकॉन जो है उसकी है ये कन्फिग्रेशन। विच ऑफ दीज इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो अब अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकंड ग्रुप की होती हैं, तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में से है इसलिए मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। विच ऑफ दीज इज एन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं,
सोडियम फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, इट मीन्स कि सोडियम अल्कली मेटल है। विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट साइज। अब देखो किसी भी पीरियड में जो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है अक्रॉस द पीरियड, इट मीन्स मैक्सिमम साइज जो है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में होगा, आगे कम होता चला जाएगा। तो सोडियम जो है उसके पास लार्जेस्ट साइज है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। विच ऑफ दीज इज मोस्ट नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक देखो कौन है, पीरियड में क्या है, स्टार्टिंग मेटल से हो रही है, ठीक है, और ये क्या है, नॉन मेटल्स। आर्गन क्या है, ये तो इनर्ट गैस है, तो इसके पीछे क्या है, ये क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी इसका आंसर। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये हो गया है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस चैप्टर को टोटल 5 वीडियोस में कवर किया गया है। प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।